चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला टॉपिक है डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया ये सबसे पहली बार एम एन राय ने दिया था। वो एक पायोनियर थे, मतलब कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में जो शुरुआत करने वाले लोगों में से सबसे पहले लोगों में से एक थे वो। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ से उन्होंने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जो है ना, वो किसी बाहरी इंटरफेरेंस के बिना फ्रेम किया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन होगा दैट विल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया, तो इसमें आंसर हो जाता है एम एन रॉय। ट्रिकी क्वेश्चन है। इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और इसे कहते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो कैबिनेट के एक मेंबर थे, वो भारत आए और उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 3, वो लेके भारत आए। क्रिप्स प्रपोजल जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत को दो ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए और दोनों स्टेट्स का अलग दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। फाइनली कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। कैबिनेट मिशन ने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक नई स्कीम विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सामने रखा, जो कि मोर और लेस मुस्लिम लीग के द्वारा मान लिया गया। अब अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर दिया गया। अब इस स्कीम का फीचर क्या था? स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 389 था, जिसमें से 296 सीट जो है वो ब्रिटिश इंडिया का अलॉट किया गया और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया। आउट ऑफ 296 सीट्स जो कि ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किया गया था, उसमें से 292 मतलब 4 कम सीट्स मेंबर जो हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से लिए जाते हैं, और बचे जो 4 हैं वो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से लिए जाएंगे, 1 फ्रॉम ईच। प्रत्येक प्रांत और प्रिंसली स्टेट्स को जो सीट अलॉट किया गया वो उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। रफली देखा जाए तो एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट किया गया। प्रत्येक ब्रिटिश प्रोविंस को जितनी सीटें अलॉट की गई उनको डिवाइड किया गया 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा जनरल। जनरल का मतलब हुआ मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सब, वो जनरल कहलाए। और ये सीट्स भी अलॉट किया गया उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी, उसको कैसे इलेक्ट किया गया? उनको इलेक्ट किया गया बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और वोटिंग कैसे की गई? वोटिंग वाज बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आज होता है उसी तरह से। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वो उनको जो है वे नॉमिनेट किए जाते थे बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो नाउ इट इज़ क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पार्ट इलेक्टेड था और एक पार्ट नॉमिनेटेड था, और मेंबर्स मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाना था इसके द्वारा बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, जो कि खुद इलेक्ट होते थे ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज। तभी सबको वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, फ्रेंचाइज वाज लिमिटेड। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन जो है वो जुलाई अगस्त 1946 में कराया गया, और ये 296 सीट्स के लिए किया गया, जो कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को अलॉट किया गया था। तो इस इलेक्शन का रिजल्ट इस तरह से रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता 208 सीट, मुस्लिम लीग ने जीता 73 सीट्स, और कुछ स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर उन्होंने जीता 15 सीट, बचे हुए 15। हाउएवर जो 93 सीट्स अलॉट किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, वो फिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस प्रक्रिया से, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन से जो है अपने आप को अलग कर लिया था।
तो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन असेंबली में जो है इंडियन सोसाइटी के सभी सेक्शंस मौजूद थे। हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज, महिलाएं, वीमेन ऑफ ऑल द थ्री सेक्शंस। तो देखा जाए तो उस समय के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इंडिया के उस असेंबली में शामिल थे, सिवाय एक एक्सेप्शन के। महात्मा गांधी वॉज दैट एक्सेप्शन। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कर दिया गया, तो अब इसके वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को का बॉयकॉट किया और वे अड़े थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान। इसलिए मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने पहला मीटिंग अटेंड नहीं किया। इसे सिर्फ 211 मेंबर्स ने अटेंड किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, तो उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रांस में इसी तरह का होता है, टेम्पोररी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किया जाता है, उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली ऑफ परमानेंट टाइप, और एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी ये दोनों बने वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द असेंबली। इसका मतलब असेंबली में एक प्रेसिडेंट और दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक, समझा जाए इसको, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन असेंबली में पेश किया, और इसके द्वारा उन्होंने जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, उसके फंडामेंटल्स और फिलोसॉफी से असेंबली को परिचित कराया, जो कि इस तरह से हैं। पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाने की घोषणा करते हैं, और भारत के फ्यूचर गवर्नेंस को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा, उसको भी ड्रॉ करने के लिए हम अडिग हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कि अभी जो टेरिटरी जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, वो टेरिटरी जो इंडियन स्टेट्स को फॉर्म करती है, और वो हिस्सा भारत का जो इंडिया से बाहर है, और वे राज्य या अदर टेरिटरी जो इच्छुक हैं भारत के साथ मिलने को, ये सब मिला के एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया का निर्माण किया जाएगा, और इट विल बी ए यूनियन ऑफ देम ऑल, ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, सभी पावर अथॉरिटी और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे पावर अथॉरिटी कहाँ से डिराइव किए जाएंगे? दे विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया को गारंटीड किया जाएगा, उनको उनके लिए सिक्योर किया जाएगा जस्टिस, इस तरह का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी की, और इक्वलिटी होगी बिफोर द लॉ। उनको थॉट का फ्रीडम होगा, दे विल हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, और ये सारी चीज़ें गारंटीड होंगी, लेकिन तब तक या उस हद तक गारंटीड होगी जब तक लॉ और पब्लिक मोरालिटी को नुकसान नहीं पहुंचता है। सेफगार्ड्स दिए जाएंगे फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए, और साथ ही साथ मेंटेन किया जाएगा इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, और जो सोवरेन राइट्स हैं लैंड लैंड के प्रति, सी के प्रति, एयर के प्रति, उन सबको भी मेंटेन किया जाएगा, और किसके अंतर्गत? अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। और ये जो हमारी एंशियंट लैंड है इंडिया, ये अटेन करेगी, ये हासिल कर लेगी राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस, एक सम्मानजनक स्थान पूरे विश्व में बनाएगी, और ये पूरी तरह से और पूरी इच्छा के साथ वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने में कंट्रीब्यूट करेगी, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करेगी। इस रिजोल्यूशन को बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर लिया गया बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947, और इसने इन्फ्लुएंस किया आगे आने वाले जो शेप दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको काफ़ी इस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया, मतलब इसके अंतर्गत थी वो सारी चीज़ें।
सभी स्टेजेस पे। और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन हम देखते हैं वो है आजकल का, हमारा आजकल आज का जो प्रियम्बल है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसका मॉडिफाइड फॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जिन्होंने अपने आप को दूर रखा था, वो धीरे धीरे असेंबली ज्वाइन करने लगे। अप्रैल 28 1947 को 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो असेंबली का हिस्सा बने, और माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और उसके बाद जो मतलब बचे हुए प्रिंसली स्टेट्स के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया असेंबली में, वे आ गए, असेंबली ज्वाइन कर लिया। और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे फ्रॉम इंडियन डोमिनियन, क्योंकि बंटवारा भी हुआ नहीं था, तो उन्होंने भी धीरे धीरे वो सब असेंबली में उन्होंने एंटर कर गए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने मुख्य तौर पे ये 3 बदलाव किए असेंबली में, इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। असेंबली, पहला था असेंबली वाज मेड फुल्ली सॉवरेन बॉडी, फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया, मतलब किसी का डिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया। और यह कुछ भी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए इसको आज़ाद कर दिया गया। इवन असेंबली को इतना पावर दिया गया कि यह कोई भी कानून जो है ना, उसको या तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया था इन रिलेशन टू इंडिया, उन कानून में से किसी भी कानून को ये हटा सकती थी या उसमें बदलाव ला सकती थी। असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने साथ साथ जो है लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम किया, कि उनको कानून भी बनाना था, संविधान भी बनाना था और कानून भी बनाना था। इन अदर वर्ड्स हम कहें तो 2 सेपरेट फंक्शंस असाइन किए गए थे असेंबली को। एक था, पहला तो वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है फॉर फ्री इंडिया, और दूसरा था कि ऑर्डिनरी लॉज जो है ना उसको इनेक्ट कराना है इन द कंट्री। तो ये 2 टास्क परफॉर्म किए गए सेपरेट डेज में। और असेंबली जो है वो बन गई फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, डोमिनियन लेजिस्लेचर। और जब भी असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के तौर पे मीटिंग होता था, जब मिलती थी, तो इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी, जब इसका गठन होता था, तो उसको चेयर करते थे जीवी मावलंकर। ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी तब उसके जो चेयरपर्सन थे वो जीवी मावलंकर थे। तो यही 2 फंक्शन चलता रहा टिल नवंबर 26 1949 तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो कार्य था वो समाप्त हो गया, इट वाज ओवर। उसके बाद मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो उस एरिया से बिलोंग करते थे, जो एरिया पाकिस्तान में चला गया था, वे लोग अपने आप को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से उन्होंने अपने आप को वापस अपना ले लिया मेंबरशिप, विड्रू कर गए फॉर इंडिया। एंड जो टोटल स्ट्रेंथ था असेंबली का वो 299 पर आ गया, जो पहले 389 फिक्स किया गया था ओरिजिनली 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। और इंडियन प्रोविंसेस का जो स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो गया, 296 से वो 229 हो गया। और प्रिंसली स्टेट्स रिड्यूस हो गए 93 से 70। अब देखते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। तो इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा और ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट कराने के अलावा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ और टास्क परफॉर्म किए, जैसे कि जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रेटिफाई किया इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, मई 1949 में। इन्होंने अडॉप्ट कर लिया नेशनल फ्लैग को जुलाई 22 1947। इन्होंने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950। इन्होंने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया सेम डे जनवरी 24 1950। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, वो बना दिए गए भारत के प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेम डेट जनवरी 24 1950। तो इस दिन नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन ऑल देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशंस हुए, टोटल पीरियड था 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इतना ड्यूरेशन तक चला सेशन, 11 सेशंस इसमें थे। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को गो थ्रू होना पड़ा 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज, 114 दिन तक। और टोटल एक्सपेंडिचर जो आया इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन
वो था 64 लाख, बहुत होता है उस समय के हिसाब से। ऑन जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अंतिम सेशन हुआ, और यह जो है एक प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तौर पर भी काम कर रही थी, जो स्थगित नहीं किया गया, इट वाज नॉट एंडेड, और ये कंटिन्यू किया गया जनवरी 26 1950 से लेकर तब तक जब तक कि पहले जनरल इलेक्शंस नहीं हुए। दैट इज़ 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, और पहला जो है न्यू पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ, तब तक ये प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करते रही।